This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th. SIN Textbook Board, Jamshoro. Biology for Class 9th and Metric. SIN Textbook Board, Jamshoro. Chapter 4, Part 2. Viruses, Bacteria and Cyanobacteria. Index. Bacteria, form or shapes, nutrition, respiration and importance of bacteria. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइनोबैक्टीरिया और उसकी एग्जाम्पल नॉस्टा. बैक्टीरिया. बैक्टीरिया वाज ऑब्जर्व्ड बाय ल्यूवेनहूक, यानी कि सबसे पहले बैक्टीरिया को किसने ऑब्जर्व किया था? ल्यूवेनहूक ने. और वायरस को किसने किया था? बिल्कुल सही, इवानोस्की ने. It grows in every habitat of Earth and are the largest number of creatures. यानी कि जमीन में पे जितने भी हैबिटाट है, जितने भी मौसम है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, सख्त सर्दी हो, मतलब हर किस्म का जो मौसम है उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं. और ये सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं पूरे अर्थ पे. Bacteria cell ranges in size from 0.2 to 2 micron in width and 2 to 10 microns in length. जो बैक्टीरिया के सेल का साइज होता है वो होता है 0.2 to 2 माइक्रोन विड्थ में, यानी कि चौड़ाई में, और लंबाई में 2 से 10 माइक्रोन होता है. यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं ये, यानी कि यूनिसेलुलर एक सेल से बने हुए होते हैं, और प्रोकैरियोट्स होते हैं यानी कि इनके न्यूक्लियस के अराउंड प्रॉपर बाउंड्री नहीं होती. बैक्टीरिया सेल कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल विदाउट सेलुलोज, यानी कि जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसके बाहर सेल वॉल होती है जो कि सेल्यूलोज से नहीं बनी हुई होती. सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है बैक्टीरिया के सेल के अंदर. Cell wall is thick and rigid, made up of amino acids, sugar and sometimes chitin. यानी कि जो सेल वॉल होती है, हमने पढ़ा जो कि सेल्यूलोज से नहीं बनी होती, वो थिक होती है, रिजिड होती है, और किससे बनी हुई होती है? वो बनी हुई होती है अमीनो एसिड से, शुगर से, और कभी कभी किसी किसी बैक्टीरिया की सेल वॉल काइटिन से भी बनी हुई होती है. इन सब चीजों के साथ नेक्स्ट टू सेल वॉल इज सेल मेम्ब्रेन विच इज अटैच्ड टू सेल वॉल at some places and has many pores. यानी कि जो सेल वॉल की बात होती है बैक्टीरिया में, वो पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल वॉल से थोड़ी थोड़ी जगहों पे अटैच भी होती है, और सेल मेम्ब्रेन में काफी ज्यादा पोर्स भी पाए जाते हैं. Cell membrane is made up of lipids and proteins and acts as selective membrane and performs the function of respiration as mitochondria are absent. यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, वो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है, और ये क्या काम करती है? सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये डिसाइड करती है कि बैक्टीरिया के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स को आने देना है और कौन से मॉलिक्यूल्स को आने नहीं देना. और ये रेस्पिरेशन भी करवाती है बैक्टीरिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं. हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते. साइटोप्लाज्म जो होता है वो ग्रैन्युलर होता है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, माइन्यूट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रैन्युलर होता है. इट हैज मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, राइबोसोम्स एंड ग्लाइकोजन पार्टिकल्स, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उसके पास बहुत छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, यानी कि जिसमें फूड ये बैक्टीरिया रख सकता है, स्टोर कर सकता है. उसके अलावा राइबोसोम्स होता है और छोटे ग्लाइकोजन के पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं. यहाँ पर डायग्राम में देख लें, फूड रिजर्व, इनको हम कहते हैं वैक्यूल्स. राइबोसोम्स पाए जाते हैं और छोटे छोटे ग्लाइकोजन पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. ये देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी बना हुआ है. ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. It has no any membrane bound organelles like Golgi apparatus, plastids etc. यानी कि कोई वही बात आ गई कि कोई भी membrane bound organelle नहीं होता, क्योंकि ये प्रोकैरियोट होता है. Golgi apparatus, plastids वगैरह इसमें नहीं पाए जाते हैं. Bacteria do not possess organized nucleus as they have no nuclear membrane, no nucleolus, no nucleoplasm and no typical chromosomes. यानी कि बैक्टीरिया के पास हमने वही बात आ गई कि प्रोकैरियोट है, इस वजह से कोई भी प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलस नहीं होता, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होता, जो न्यूक्लियस के अंदर जेल लाइक सब्सटेंस पाया जाता है वो नहीं होता, और कोई क्रोमोसोम वगैरह नहीं पाया जाता है पर्टिकुलरली. DNA is found in concentrated structure called chromatin bodies. जो DNA होता है वो बेसिकली आपस में बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है और कंसंट्रेटेड बन जाता है, जिसको हम chromatin bodies कहते हैं. यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये देखें DNA. ठीक है,
ये जो यहाँ पर बना हुआ है अंडे की फॉर्म में, ये डीएनए है, कंसंट्रेटेड हो गया है। सही है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, दे डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, यानी कि इनकी ये डिवाइड कैसे होते हैं, अपना नंबर कैसे रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये बाइनरी फिजन के थ्रू होते हैं। वायरसेस कैसे हो रहे थे, रेप्लिकेशन के थ्रू हो रहे थे, और बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस होंगे, बाइनरी फिजन के थ्रू। फॉर्म्स और शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया कौन कौन से शेप्स में पाया जाता है। कोकाई, सिंगुलर हम कहते हैं कोकस, और जब बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाएं उनको हम कहेंगे कोकाई। बैक्टीरिया यानी कि पर्टिकुलर एक शेप के। कॉकस राउंडेड, यानी कि कॉकस का मतलब क्या होता है, गोल, सर्कुलर। दे आर स्फेरिकल इन अकॉर्डिंग टू सेल अरेंजमेंट, दे आर यानी कि इनका शेप सर्कुलर होते हैं, गोल होते हैं, डायग्राम में आप लोग देख सकते होंगे, और ये अपनी अरेंजमेंट के हिसाब से डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइडेड है। सॉलिटरी मोनोकोकस, यानी कि पहला जो है वो मोनोकोकस होगा। यहाँ पर देखें, ये जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखें, जिनको मैं हाईलाइट किया है मैंने, उन उसके ऊपर आप ध्यान दें। ये आपको नजर आ रही है येलो कलर का सर्कुलर, ये है मोनोकोकस, ठीक है। और इनको, ये सॉलिटरी होते हैं, अकेले होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं मोनोकोकस। उसके बाद इन पेयर डिप्लोकोका है। यहाँ पर डिप्लोकोका भी आप लोग देख सकते होंगे, ये पेयर में होते हैं, यानी कि दो साथ में होते हैं, और इनके अराउंड एक कैप्सूल होता है ताकि ये दोनों आपस में साथ रहें। ये देखिए, इनके ऊपर आप कैप्सूल देख सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं डिप्लोकोका है। फिर चेन में आ जाते हैं स्ट्रेप्टोकोका, यानी कि जो चेन में होंगे उनको हम स्ट्रेप्टोकोका कहेंगे, ये देखें, सही है। और इसके बाद जब क्लस्टर में होंगे, एक गुच्छे में होंगे, तो हम उसको कहेंगे स्टेफाइलोकोकाई, यानी कि जैसे ग्रेप्स का गुच्छा होता है, चाबियों का गुच्छा होता है, इस तरह से हम इनको कहेंगे स्टेफाइलोकोकाई। दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी कि इनमें कोई फ्लैजिला नहीं होता। आप लोग देख सकते होंगे इसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं है, कोई भी टेल लाइक सब्सटेंस, थ्रेड लाइक सब्सटेंस कोई भी नहीं निकल रहा, तो ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। बैसिलर, बैक्यूलस अ रॉड, यानी कि ये रॉड शेप के होते हैं। They are rod shaped. They may be found in pairs, Diplobacillus, or in chains, Streptobacillus. यानी कि रॉड शेप होते हैं बेसिकली, और ये पेयर में भी पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डिप्लोबैसिलस, और चेन में अगर ये पाए जाए तो उनको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। और ये फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, यानी कि इनका फ्लैजिला हो सकता है। स्पैरेरा, स्पैरेला, स्पैरेरा अक्वाइल, यानी कि स्पैरेरा एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है शायद, और इसका मतलब है क्वाइल। तो बेसिकली जो स्पैरेला बैक्टीरिया होते हैं, ये स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू शेप्ड में होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पिरुलम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पिरुला बना हुआ है, और ये देखिए क्वाइल शेप बनी हुई है ना, आपको नजर आ रही है क्वाइल शेप, तो इनको हम स्पिरुला कहते हैं। विब्रियो और कॉमा, दे आर स्लाइटली कर्व्ड और कॉमा शेप्ड, यानी कि स्लाइटली कर्व्ड होते हैं, कॉमा जैसे हम बनाते हैं वैसे होते हैं, और ये फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। और इनका एग्जाम्पल है विब्रियो कुलेरा। यहाँ पर मैंने डायग्राम भी लगा दी है। यानी कि क्या हमने सीखा कि सिर्फ और सिर्फ कोकाई जो है ये नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, बाकी सारे के सारे फ्लैजिलेटेड होते हैं। न्यूट्रिशन, मोस्ट बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक विद फ्यू ऑटोट्रॉफिक। काफी ज्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खुद नहीं बनाते, बल्कि वो दूसरों से हासिल करते हैं। और कुछ जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो कि अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अपना खाना, अपना फूड खुद बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ फीडिंग, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में भी, यानी कि वो किस हिसाब से अपना खाना लेते हैं दूसरों से, इस उसके हिसाब से बैक्टीरिया की डिवीजन हुई हुई है डिफरेंट ग्रुप्स में, जिनका पहला ग्रुप है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। यानी कि कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कैसे खाना लेते हैं अपना, तो वो अब हम पढ़ेंगे। They get their food from dead organic matter. वो अपना खाना, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, मट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर जो मर चुका हुआ होता है, उनसे अपना खाना जो हासिल करते हैं, उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। The soil is full of organic compounds in the form of humus, यानी कि जो सॉइल होती है, मट्टी होती है, उसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। और किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ह्यूमस की फॉर्म में। एक चीज होती है ह्यूमस, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, जिसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं।
Bacteria have enzymes that break down the complex substances of humus to simpler compounds. अच्छा, वो जो ह्यूमस है सॉइल के अंदर, बैक्टीरिया क्या करता है कि बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि वो उन ह्यूमस में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया देन यूटिलाइज सिंपलर कंपाउंड्स फॉर देयर एनर्जी, और फिर वो जो ह्यूमस से सिंपलर कंपाउंड्स बना रहे थे बैक्टीरिया अपने एंजाइम्स यूज करके, फिर वो सिंपलर कंपाउंड्स बैक्टीरिया अपनी एनर्जी के लिए अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना मट्टी में से लेते हैं इन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। आई बात समझ में? Symbiotic bacteria, they are found associated with other living organisms, यानी कि ये दूसरे living organisms के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी कि उनके बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते। They obtain food from host without harming it, यानी कि ये अपना खाना कैसे हासिल करते हैं? होस्ट से हासिल करते हैं, जिन दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे हासिल करते हैं और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स, यानी कि जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं जो कि उनसे खाना हासिल करते हैं लेकिन उस प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर आ जाते हैं दूसरे टाइप पे, पैरासाइटिक बैक्टीरिया। इट इज द थर्ड टाइप। They grow inside the tissues of other living organism and obtain food at the expense of host, यानी कि ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं और उनका खाना खुद यूज करते हैं अपने खाने के तौर पे। और पैरासाइटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाएं, ठीक है, और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया अपने होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते। Autotrophic bacteria, they can synthesize organic compounds from simple inorganic substances. They may be photosynthetic or chemosynthetic, यानी कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया नाम से पता चल रहा है वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हो। ठीक है, अब खुद कैसे बनाते हैं कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको इस्तेमाल करके ये अपना ऑर्गेनिक खाना खुद बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खुद बनाते हैं। और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। Photosynthetic bacteria, they have pigments known as bacteriochlorophyll similar to chlorophyll, यानी कि जो photosynthetic बैक्टीरिया होते हैं उनमें कुछ पिगमेंट्स कलर्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोक्लोरोफिल, और वो जो नॉर्मल प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है उस जैसा होता है बैक्टीरियोक्लोरोफिल जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। These pigments are bounded by invaginated plasma membrane in the cytoplasm, यानी कि जो साइटोप्लाज्म के बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी इन्वेजिनेशन हुई हुई होती है, यानी कि कॉइल शेप्ड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसकी जहां पर जो है ये जो पिगमेंट्स होती हैं बेसिकली बैक्टीरियोक्लोरोफिल ये उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती हैं। समझ आई बात में क्या कहना चाह रही हूँ? या मैं एक मिनट में आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये ऐसे यूं कॉइल शेप्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो पिगमेंट्स होते हैं ना वो यहाँ पर अटैच्ड होते हैं इस साइड, जैसे इन्वेजिनेशन यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे, मतलब जहाँ पे मैंने रेड मार्क बनाया है वैसे ही यहाँ पर अटैच्ड होते हैं पूरे। कौन? पिगमेंट्स या साइटोप्लाज्म कह सकते हैं आप वो। सही है, बात समझ आई आप लोगों को? दे कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस नाम से जाहिर हो रहा है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ inorganic substances to synthesize their organic compounds, यानी कि ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ताकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज हो जाए और फिर बैक्टीरिया उन्हें अपनी एनर्जी के तौर पे यूज करें। सही है। रेस्पिरेशन, एरोब्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि जो एरोब्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा नीड होती है सांस लेने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर एरोब्स जो होते हैं वो जिंदा नहीं रह सकते। एनएरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं दे रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर भी एनएरोब्स जो है वो जिंदा रह सकते हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स ओनली कुड सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन
की प्रेजेंस में ही जिंदा रह सकते हैं, यानी कि अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन कम हुआ तो ऑब्लिगेट एरोब्स भी खत्म हो जाएंगे। एरोब्स जो है वो ऑक्सीजन उनको नीड होती है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना एरोब्स और ऑब्लिगेट एरोब्स में, क्योंकि एरोब्स अगर थोड़ी सी बिल्कुल कमी हो जाए ऑक्सीजन में तो थोड़े थोड़े टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑब्लिगेट एरोब्स जो है वो मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं ऑक्सीजन पे। फिर आ जाते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स पे। ऑब्लिगेट एनारोब्स किल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑब्लिगेट आ गया, ठीक है, ऑब्लिगेट मतलब कंप्लीटली, एनारोब्स है एरोब्स का उल्टा, तो मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टोटली खत्म हो जाए, मर जाए, उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। फिर आ जाते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। दे यूज ऑक्सीजन बट कैन सर्वाइव विदाउट इट। जो फैकल्टेटिव एनारोब्स है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर भी नॉर्मली जिंदा रह सकते हैं। तो आई होप कि आपको इन सब टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या खासियत है, वो हमारे माशरे में क्या रोल प्ले करता है, वो अब हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे यूजफुल बैक्टीरिया, और उसकी फर्स्ट टाइप है एग्रीकल्चरल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डिकम्पोजेस डेड एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज एंड कन्वर्ट्स वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपलर वंस। यानी कि जो एग्रीकल्चरल बैक्टीरिया है वो डिकम्पोज करता है, जो एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं ना उनको डिकम्पोज करता है, और उनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। नाइट्रीफाइंग कन्वर्ट द प्रोटीन्स ऑफ दीज डेड बॉडीज इनटू नाइट्रेट्स। यानी कि जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो ये जो मरे हुए एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में। These nitrates are then absorbed by green plants. अब ये जो नाइट्रेट्स प्रोटीन से बन रहे थे ये फिर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इनको एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। Soil bacteria increases fertility of soil by bringing out physical and chemical changes in soil. एग्रीकल्चरल बैक्टीरिया में सॉइल बैक्टीरिया भी आ जाता है, जो कि क्या करवाता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, कि सॉइल में जो है जितने भी विटामिन वगैरह या मिनरल्स वगैरह उनको बढ़ाता है, और सॉइल में फिजिकली यानी कि बाहर की तरफ से और केमिकली भी चेंज लाता है ताकि सॉइल ज्यादा फर्टाइल हो जाए। Elementary canal bacteria help herbivores in the digestion of cellulose by producing an enzyme cellulase. अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया नाम से जाहिर हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल में होता है, और जो हर्बीवोर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनमें जो सेल्यूलोज होता है उनकी उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन? एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया। सम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स एंड मेक वाइटामिन, और ये कुछ जो है ह्यूमन बींग में भी प्रेजेंट होते हैं और वो वाइटामिन में भी बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए हमें कहते हैं कि जो हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह लाते हैं अपने घरों पे तो उसको प्रॉपर कुक करके फिर खाया जाए। इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया, अब ये किस चीज में हेल्प करते हैं? हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ टोबैको लीव्स, fermentation of sugar into alcohol, ripening of cheese, retting of fibers, curdling of milk, conversion of hides into leather। ठीक है, ये सब इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया काम करता है, यानी कि चीज को कैसे अपने फ्लेवर में लाना है, चीज में फ्लेवर कैसे लाना है, उसके अलावा शुगर को जो है वो अल्कोहल में कैसे चेंज करना है, टोबैको लीव्स को की राइपनिंग कैसे होगी, जो दूध होता है वो कर्डल कैसे होता है, गाढ़ मतलब वो चेंज कैसे होता है उसकी फॉर्म, ये सब इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया करवाते हैं। मेडिसिन बैक्टीरिया, मैनी एंटीबायोटिक ड्रग्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, यानी कि मेडिसिन बैक्टीरिया नाम से जाहिर हो रहा है कि मेडिसिन पे काम आता है, तो एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आते हैं बैक्टीरिया। राइबोफ्लेविन इज अ विटामिन प्रोड्यूस्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम एक बैक्टीरिया का नाम है और इसको इस्तेमाल करते हुए एक विटामिन बनाया गया है, बनाता है ये बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। यानी कि राइबोफ्लेविन एक विटामिन बेसिकली वो बनता कैसे? क्लॉस्ट्रीडियम से। हार्मफुल बैक्टीरिया, पहले हमने यूजफुल बैक्टीरिया पढ़े, अब हम हार्मफुल बैक्टीरिया पढ़ेंगे। पैथोजेनिक बैक्टीरिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी काइंड्स ऑफ डिजीजेज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत सारी डिजीजेस करवाते हैं जानदारों में। इनविजिबल एनिमीज फॉर मैन, यानी कि इंसान के लिए बहुत मतलब दुश्मन है। दे कॉज टाइफॉइड, कॉलेरा, टेटनस एंड टीबी इन मैन।
यानी कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो टाइफाइड वगैरह और ये सारी बीमारियां करवाते हैं। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। Plant diseases caused by it are black rots of cabbage, ring rot of potato, etc. जो प्लांट, ये तो हमने मैन की डिजीजेस पढ़ ली हैं। अब प्लांट में कौन कौन सी डिजीजेस करवाता है? कैबेज में जो है ब्लैक कलर के जो है वो सुराख टाइप या डॉट टाइप बना देता है। आपने अक्सर देखा होगा जो कैबेज घर पे आती है, बंद गोभी बेसिकली, उस वो कभी कभी उसके होल्स बने हुए होते हैं ब्लैक कलर के, तो ये प्लांट डिजीजेस करवाते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। और पोटैटो पे रिंग रॉट्स, रिंग टाइप एक जो है स्ट्रक्चर बना देता है, तो ये सब जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया करवाता है। फूड स्पॉइलेज, बैक्टीरिया स्पॉइल फूड बाय फर्मेंटेशन एंड डिकम्पोजिशन, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो फूड को खराब कर देता है, खाने को खराब कर देता है फर्मेंटेशन और डिकम्पोजिशन के थ्रू। ये बेसिकली प्रोसेसेस के नाम्स हैं, नेम्स हैं, सॉरी नाम्स। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्जी। साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस ग्रुप आर, अब हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे जिसका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन अल्जी। ये प्रोकैरियोटिक होता है, यानी कि इसके न्यूक्लियस के अराउंड कोई प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। में अकर अलोन और इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी, यानी कि ये अकेला भी पाया जाता है और ये बहुत सारे आपस में जैसे गुच्छा होता है, जैसे ग्रेप्स हो गए, जैसे बनाना का पूरा गुच्छा होता है, इस तरह से ये अपनी कॉलोनी में भी पाए जाते हैं। सेल वॉल जो है इनकी वो डबल लेयर्ड होती है। Protoplasm is differentiated into an outer colored region, chromoplasm, and an inner colorless region, centroplasm. यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो इनका दो में डिवाइडेड होता है, एक आउटर रीजन, ठीक है, एक बाहर का हिस्सा होता है जिसको हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं और वो कलर्ड होता है, और एक अंदर वाला हिस्सा होता है प्रोटोप्लाज्म में जो कि कलरलेस होता है, कोई उसका कलर नहीं होता, और उसको हम कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म। फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड फ्यू इन मेराइन, कुछ जो है उसमें फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और कुछ मेराइन में पाए जाते हैं। टोटल एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और उसके तहत ही अपना नंबर बढ़ाते हैं। और साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या है? नॉस्टॉक। अब बॉक्स में एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन समटाइम्स एज दे आर फोटोसिंथेसाइजर्स, यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है, जिसे एटमॉस्फेयर में हमें पता है नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है, तो कभी कभी उसको फिक्स करने में भी साइनोबैक्टीरिया हेल्प करता है। और वो किस तरह काम करता है कि जैसे कि ये फोटोसिंथेसाइजर हो, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने वाला हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, सिर्फ नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। They were the first organisms who introduced oxygen into atmosphere and probably first to colonize land. यानी कि सबसे पहले, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये सबसे पहली लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि जमीन पे आया था, और सबसे पहले ऑक्सीजन भी जमीन पे इन लोगों ने, मतलब साइनोबैक्टीरिया ने ही इंट्रोड्यूस कर पाया था। नॉस्टॉक, नॉस्टॉक बिलोंग्स टू किंगडम प्रोकैरियोटा और मोनेरा, यानी कि जो नॉस्टॉक होता है वो कौन सी किंगडम में आते हैं? किंगडम प्रोकैरियोटा। ये आपको पता होगा, ये हमने पहले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक्चर पढ़ते हैं नॉस्टॉक का। फिलामेंटस, यानी कि फिलामेंट की तरह होता है, डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। दे आर मिक्स्ड इन जिलेटिनस मास फॉर्मिंग अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये एक जिलेटिनस मास टाइप होता है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, एक मिनट। ये देखिए यहाँ पर ये हुआ है, शो हो रहा होगा आपको डायग्राम में। ये देखिए जिलेटिनियस शीट है और इसमें फिलामेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ये सर्कुलर, और ये जिलेटिनस शीट है पूरी। तो इस तरह से ये क्या कह रहे हैं, एक जिलेटिनस मास होता है जिस जो कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर जो है ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है नॉस्टॉक का। ये फ्लोट करता है वाटर में या पानी में पाया जाता है। अ सिंगल फिलामेंट लुक्स लाइक अ चेन ऑफ बीज। देखिए आपको मैंने हाईलाइट करके दिखाया है, एक जो सिंगल, इस पूरे जो चेन है ना, एक चेन, इस पूरे को हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये जो है चेन की तरह नजर आता है। Each filament has single row of rounded or oval cells and each cell has double layered wall. अब क्या करें, हर जो फिलामेंट होता है, ये जो एक मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, येलो से अंडरलाइन ने हाईलाइट किया हुआ है, ये एक फिलामेंट है, ठीक है। और इनका जो एक सेल है, यानी कि जो एक छोटा सर्कल है, ये ओवल या राउंडेड शेप का होता है, और हर एक जो ये सर्कल है वो डबल लेयर्ड होता है। आई बात समझ में? आउटर लेयर ऑफ सेल इज थिक एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। जो एक सेल होता है, यानी कि ये जो एक बीड है, पूरा एक फिलामेंट, उसमें जो एक बीड है वो डबल लेयर्ड होता है, ठीक है।
और वो जो डबल लेयर होती है, उसकी जो आउटर लेयर होती है वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज से और पेक्टिन से, और जो उसकी इनर लेयर होती है वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज से। There is total absence of endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi bodies, etc. जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये नॉस्टॉक जो है वो प्रोकैरियोट है, तो एंडो जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होंगे वो इनमें नहीं पाए जाएंगे। राइबोसोम्स, सूडोवैक्यूल्स एंड रिजर्व फूड आर प्रेजेंट, यानी कि राइबोसोम्स होते हैं इनके अंदर, नॉस्टॉक के अंदर सूडोवैक्यूल्स होते हैं जो कि बेसिकली मतलब फॉल्स वैक्यूल्स होते हैं, और जो खाना स्टोर करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो नॉस्टॉक में प्रेजेंट होती हैं। सेंट्रोप्लाज्म, इनर कलरलेस रीजन आल्सो कॉल्ड सेंट्रल बॉडी हैव हेरिडिटरी मटेरियल, यानी कि जो सेंट्रोप्लाज्म होता है, जो हमने पढ़ा था कि प्रोटोप्लाज्म में का जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं, जो कि कलरलेस होता है उसको हम सेंट्रल बॉडी भी कहते हैं, और उसमें हेरिडिटरी मटेरियल पाया जाता है जो कि इन्हें डिवाइड करने में हेल्प करता है। At interval, there are found larger oblong colorless cells with thicker walls. These are called heterocells. ये क्या कह रहा है कि इंटरवल, बीच में क्या पाया जाता है, यहाँ पे डायग्राम में आप देखें आपको हेटेरोसिस नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये बीच में पाए जाते हैं इंटरवल के बीच में, और ये लार्ज होते हैं, ऑब्लोंग होते हैं, शेप देख लें आप, इनका शेप देखते जाएं, जो जो मैं कह रही हूँ आप शेप देखते जाएं, सिर्फ कलरलेस होते हैं, ऑब्लोंग होते हैं, लार्ज होते हैं, और ये जो एक हेटेरोसिस्ट होता है उसकी वॉल बहुत ज्यादा थिक होती है। ईच हेटेरोसिस्ट इज द सेंटर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि जो एक हेटेरोसिस्ट होता है, ठीक है, ये जो एक हेटेरोसिस्ट आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। They are concerned with multiplication of filaments during unfavorable conditions, यानी कि ये जो हेटेरोसिस्ट होते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, यानी कि जब इन्हें प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा होता रिप्रोड्यूस करने के लिए, तब ये जो हेटेरोसिस्ट होते हैं ये फिलामेंट्स की मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। अब इस बॉक्स में आ जाए जो लिखा हुआ है, साइनोबैक्टीरिया इन एसोसिएशन विद फंजाई फॉर्म्स लिचेन व्हिच आर इंपॉर्टेंट सॉइल फार्मर्स, यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो फंजाई से मिलकर लिचेंस बनाते हैं जो कि सॉइल को फर्टाइल करने में मदद करते हैं। जी, तो हमारा हुआ चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पे मैंने की लिख दिया है, आप लोग अपने बुक से देख सकते हैं कि फर्दर ब्लैंक्स क्या है। ट्रू और फॉल्स कि आप की जो है अपने बुक में मैच कर सकते हैं अपने आंसर से। चूज द करेक्ट आंसर की एंड थैंक यू। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।